जीवन बदलकर सुधारने के मौके बार बार नहीं मिलते और समय भी वापस नहीं लौटता। अगर आपको लगता है कि अपनी मेहनत के दम पर आने वाले कुछ सालों में आप करोड़पति बन सकते हैं तो पाई को छोड़िए। और अगर आपको लगता है कि अगले 5 साल में मेरे बैंक अकाउंट में मन चाहा बैलेंस नहीं होगा तो फिर एक पाई ही है जो ये संभव बना सकता है। सिर्फ पाई ही है जो बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए आपको आपके परिवार का पहला करोड़पति बनाने की ताकत रखता है। पाई मोबाइल में फ्री में बना सकते हैं। जी हाँ, फ्री में। तो इस अनोखे पाई के बारे में जानने के लिए इस मेटा मित्र चैनल पर पाई एजुकेशनल सीरीज के वीडियो शुरू से देखें ताकि इंस्टॉलेशन से लेकर वॉलेट में पाई लाने तक सारे स्टेप बिना गलती करे आसानी से क्लियर हो सके। अभी भी देर नहीं हुई है। पाई बना ही कुछ इस प्रकार से है कि कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं और टीम बना करके ढेर सारे पाई कमा सकते हैं। देखिए, ये नहीं चला तो पैसों का कोई इतना बड़ा लॉस नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का कोई रिस्क नहीं है। परंतु अगर यह पाई चला तो अली बाबा और 40 चोर के खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। खुल जा सिम सिम। दोस्तों, अगर पाई नहीं चला तो कोई और नहीं चलेगा ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि भविष्य में कोई आसान क्रिप्टो आया भी तो दुनिया में सबको एक समान तरीके से कैसे बांटेगा, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। कौन इतना इंतजार करके माइनिंग करेगा। कौन फिर से दुनिया के सभी देशों के लिए एक केवाईसी सिस्टम बनाएगा। दुनिया की सरकारों को क्रिप्टो से दुश्मनी नहीं है, मगर पर्दे के पीछे रहकर छिप कर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने वालों से दुश्मनी है। यूं कहो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कायदे का उल्लंघन करने वाले उस गुनहगारों से सभी देशों की सरकारों को प्रॉब्लम है। तो अगर क्रिप्टो के साथ केवाईसी जुड़ जाता है तो सरकारें भी खुश और पायोनियर भी खुश होंगे। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि पाई में केवाईसी का फीचर कितना महत्वपूर्ण है। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे क्रिप्टो में पहले तो केवाईसी का फीचर बनाना मुश्किल है, और बनाया भी तो कौन उसमें केवाईसी प्रोसेस करेगा। आज आपको बिटकॉइन या इथेरियम जैसे महंगे क्रिप्टो खरीदने होते हैं तो पहले किसी एक्सचेंज पर केवाईसी प्रोसेस करके उसके बाद खरीदने की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब एक्सचेंज पर भी क्रिप्टो सेफ नहीं है, तो ऐसे महंगे बिटकॉइन और इथेरियम क्रिप्टो खरीदने का काम कौन करेगा। जिसके पास फालतू का ज़्यादा पैसा है या फिर कोई लालची लाला है वो ऐसा करने की सोच सकता है, परंतु मेहनत मजदूरी करने वाला आम इंसान ये नहीं करेगा। भले कड़वी है परंतु सच्चाई यही है। मिडिल क्लास के लोगों के पास अगर थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो पहले वो गोल्ड खरीदेंगे या फिर अपने इलाके में कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अपने बच्चों के लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार भी खरीदते हैं। बिटकॉइन उसकी लिस्ट में आखिरी होगा, क्योंकि बिटकॉइन पर अभी भी उसको विश्वास नहीं है। धनवान देशों के बड़े लोगों की बड़ी चाल लगती है। तो बात थी पाई नेटवर्क की। भविष्य में कोई और आसान क्रिप्टो आया भी तो किसको फिर से उस नए क्रिप्टो की माइनिंग करने का मन होगा। बहुत लोग तो 2-3 महीनों में माइनिंग करते करते थक जाते हैं। अभी पाई का रॉकेट चांद के नज़दीक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ओपन मिननेट की ओर अटल और मजबूत इरादे से आगे बढ़ रहा है। चलिए आज बिटकॉइन और इथेरियम की कुछ बात करते हैं। इनकी कुछ सच्चाई सबको दिखती है। एक बिटकॉइन का भाव $1 लाख को चूमने के लिए बेताब है। इस दिसंबर तक $1 लाख हो सकता है, या फिर 2025 में अमेरिका में नई सरकार बनने पर तो जरूर होगा, ऐसा लगता है। मित्रों, ये जो बिटकॉइन है ना, वो मानो जैसे एक जमीन जैसी संपत्ति है। रोजमर्रा के जीवन में काम में नहीं आ सकता। काम में आता तो अब तक ऐसा दिखता। किसको ऐसा लगता है कि रोजाना सब्जी, तरकारी या चाय समोसे खरीदने के लिए बिटकॉइन क्रिप्टो जो है वो काम में नहीं आ सकता। क्या छोटे मोटे खर्चे के लिए बार बार जमीन का सौदा करते हुए किसी को देखा है? नहीं। तो बिटकॉइन वो संपत्ति है जिसे सिर्फ देख करके ही खुश होना है। जी हाँ, कि हाँ भाई, मेरे पास लाखों करोड़ों के बिटकॉइन है। परंतु रोजाना जीवन में तो जेब में रखा हुआ पैसा ही काम में आता है, और जो भी क्रिप्टो इस पैसे का स्थान ले लेगा वही दुनिया पर राज करेगा। मित्रों, दुनिया पर राज लक्ष्मी करती है, गोल्ड नहीं। सोना तो तिजोरी में रखा जाता है। हर रोज सोने के जेवर नहीं पहने जाते, नहीं बेचे जाते। इसलिए बिटकॉइन कभी भी क्रिप्टो लक्ष्मी नहीं बन पाएगा। एक और भी बड़ा जोखिम है। बिटकॉइन बनाने के लिए उसका नोड, कंप्यूटर या माइनिंग मशीन शक्तिशाली और हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला होना चाहिए। पैसे वाले रईस लोग ही उसको चलाने के लिए उसका रेगुलर मेंटेनेंस करने के काबिल होते हैं। मिडिल क्लास या गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते। सोचो, अगर कुछ अमीर लोगों ने उनके सभी बिटकॉइंस बेचकर नोड चलाना बंद कर दिया तो बिटकॉइन तो गया। बिना नोड के बिटकॉइन चल ही नहीं पाएगा। इसलिए आपके पास अगर बिटकॉइन है तो आप उस पैसे वाले लोगों के बिठाए हुए नोड पर निर्भर हैं। उनके बिटकॉइन बनाने वाले मशीन पर आश्रित हैं। जब तक उनका नोड चलेगा आपके बिटकॉइन की सांसें चलेगी। नोड बंद तो बिटकॉइन बंद। बिटकॉइन बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी, ऊर्जा की खपत होती है, जिससे पृथ्वी पर मानव प्रकृति में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है। मनुष्य जाति को ऊर्जा के असंतुलन से ज़्यादा हानि पहुंच सकती है। इसलिए मनुष्य जाति को बचाने के लिए मानव भविष्य में अगर दुनिया के देशों ने आपस में मिलकर बिटकॉइन के नोड्स पर पाबंदी लगाई तो भाई बिटकॉइन के भाव गिरना शुरू होगा। अगर बिटकॉइन इंसानों के अस्तित्व पर जोखिम भरा खतरा बनेगा तो उसका भी अस्तित्व नहीं रहेगा, खत्म कर दिया जाएगा।
देखिए, बिटकॉइन की बुराई नहीं है, परंतु एक बहुत बड़े खतरे की जो संभावना दिखती है उसके बारे में थोड़ी बातें बताई। हो सकता है इस एनर्जी असंतुलन को संतुलित करने का कोई हल मिल जाए, या फिर अमीर देश के रईस लोग रिसर्च करवा कर बिटकॉइन को जिंदा रखने का कोई रास्ता निकाले, है ना। परंतु लगता है अब तक ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला है। अगर कोई सॉल्यूशन मिला होता तो भाई जोरों शोरों से दुनिया में इसका ढिंढोरा पीटा गया होता। देखिए मेटा मित्र की आपको बिटकॉइन को खरीदने की या बेचने की कोई सलाह नहीं है, परंतु अगर आपके पास बिटकॉइन है तो इंटरनेशनल न्यूज़ पर नजरें बनाए रखें, क्रिप्टो की दुनिया के अपडेट्स लेते रहें, सतर्क रहें, चौकन्ना रहें, ताकि बड़े नुकसान से बच सकें बस। अब जैसे कि आगे कहा, दुनिया पर राज लक्ष्मी करती है, करेंसी करती है, गोल्ड नहीं। भले ही गोल्ड लक्ष्मी का स्वरूप है, फिर भी चलन में सोने के सिक्के नहीं चलते। रोजमर्रा की छोटी मोटी चीज वस्तुएं और सामान खरीदने के लिए तो लक्ष्मी का करेंसी स्वरूप ही काम में आता है। इसको ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो की बात करें तो जो भी क्रिप्टो करेंसी यह मुद्रा वाले सिंहासन पर सबसे पहले बैठेगी वही कहलाएगी क्रिप्टो लक्ष्मी देवी। उसके लिए अमीर गरीब छोटा या बड़ा हर इंसान अपने पास जो भी डिवाइस है, जैसा भी मोबाइल है, लैपटॉप या कंप्यूटर है, उसको नोड बनाकर अगर उस क्रिप्टो का उत्पादन कर सकता है तो वो क्रिप्टो लंबे समय तक 100 सालों तक भी चलता रहेगा। किसी भी व्यक्ति को उस बिटकॉइन की भांति किसी धनवान व्यक्ति के नोड मशीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ अगर कम से कम ऊर्जा की खपत करके कुछ इस प्रकार की क्रिप्टो करेंसी अगर बनती है जो पूरे विश्व को एक साथ जोड़ती है तो भाई वो पूरी दुनिया में चलेगी, अपनाई जाएगी। और उसमें भी अगर केवाईसी का फीचर हुआ तो बहुत बढ़िया। कोई भी इंसान उस क्रिप्टो को काले धन की तरह उपयोग नहीं कर पाएगा। ब्लॉकचेन पर ही केवाईसी पास किए हुए लोग होंगे तो उसके वैसे क्रिप्टो को दुनिया की सभी देशों की सरकारें उसको अपनाएगी, उसका स्वीकार करेगी, अरे नोड भी लगाएगी। हो सकता है उस क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन चार्ज का कुछ हिस्सा सीधे उस सरकार के अकाउंट में टैक्स के स्वरूप में जाए, है ना, तो टैक्स भी अपने आप कट जाएगा। भविष्य में ऐसा होने की संभावना तो है। वाह बेटा मित्र, क्या उत्तम और अनोखी कल्पना की है। देखिए ऐसी सिस्टम बनने में, फैलने में और अपनाने में वक्त जरूर लग सकता है। शायद हमारी दूसरी या तीसरी पीढ़ी भी आ जाए। इसका कारण है क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन रोजाना जीवन में अभी ना के बराबर होते हैं। किसी भी क्रिप्टो को अपने देश में लीगल टेंडर बनाने के लिए सभी देशों की सरकारें पहले तो बहुत सोच विचार करेगी। उसमें भी सभी पक्ष अपना अपना पॉलिटिक्स खेलेंगे, परंतु इन सब में पहले तो जनता को इसके बारे में जागरूक होकर एक समान विचारधारा से अपने अधिकारों का कुछ इस प्रकार उपयोग करना होगा जिससे उस उपयोगी क्रिप्टो करेंसी को अपने जीवन में शामिल करने के लिए क्रिप्टो का लीगल टेंडर बनवा सके। परंतु 1-2 साल में ऐसा नहीं होगा। अगर अधिकांश जनता क्रिप्टो का शिक्षण लेकर अपने तरीके से क्रिप्टो का अभ्यास करके पहले तो क्रिप्टो को जाने, उसको पहचाने, उसके बाद ये क्रांति शुरू होगी। जिस प्रकार इस चुनाव में अमेरिका में अभी जनता की ताकत देखी गई, वोटिंग पावर देखा गया। हो सकता है भारत में बहुत समय लगेगा, परंतु असंभव नहीं। देखिए क्रिप्टो के फंडामेंटल्स को जानेंगे तो बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना जैसी ब्लॉकचेन में फ़र्क पहचान सकेंगे। ब्लॉकचेन के लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 क्या है उसके बारे में थोड़ा ज्ञान लेंगे तो पहचान सकेंगे कि कौन सा क्रिप्टो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है और कौन सा क्रिप्टो फालतू है, मतलब सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बना है। इथेरियम की बात करें तो जिस प्रकार दूल्हे की बारात में उसके मित्र नाचते दिखते हैं परंतु दूल्हा उतना ज़्यादा नाचता नहीं है, इसी प्रकार इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर दूसरे लेयर में बनने वाली ब्लॉकचेन के क्रिप्टो नाच रहे हैं। यूटिलिटी के लिए, जीवन में क्रिप्टो का उपयोग करने के लिए ट्रांजैक्शन फीस चाहिए, परंतु सिर्फ एयरड्रॉप या ट्रेडिंग करने हेतु लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस के लिए ही उस क्रिप्टो को खरीदने का जो ट्रेंड होता है वो शुरुआत में ही होता है, उसके बाद उसका उतना ट्रेंड नहीं दिखता। यही बात इथेरियम में देखी गई है। इथेरियम के एयरड्रॉप का सीजन चला गया है तो अब इथेरियम का एयरड्रॉप लेने हेतु ट्रांजैक्शन फीस का इंतजाम करने के लिए पहले कुछ इथेरियम जो खरीदने पड़ते थे वो टाइम गया, वो ट्रेंड चला गया, इसलिए कुछ लोगों को इथेरियम की ज़रूरत नहीं लगती। इथेरियम लेयर 1 ब्लॉकचेन है और वो खुद अपनी लेयर 2 ब्लॉकचेन के कंधों पर खड़ा है। इथेरियम की लेयर 2 पर बनी हुई दूसरी ब्लॉकचेनों के बिना इथेरियम उतना मजबूत नहीं है कि लाखों ट्रांजैक्शंस के ट्रैफिक को संभाल सके। अगर दुनिया के सभी लोग क्रिप्टो में आ गए तो इथेरियम सबके ट्रांजैक्शन को नहीं संभाल पाएगा रे। और वैसे भी आज सेटलमेंट के लिए और भी कई सारी लेयर 2 ब्लॉकचेन्स अपने अपने नेटिव टोकन्स को लेकर मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। तो ऐसे कमजोर और ऊपर से महंगे इथेरियम कौन खरीदेगा? मिडिल क्लास और गरीब लोगों की तो औकात ही नहीं है, इसलिए इथेरियम भी गरीबों का मसीहा नहीं बन सकता। इस विचार से भी कुछ लोगों को यूटिलिटी के लिए इथेरियम की जरूरत अब नहीं लगती। एक पॉइंट और भी है इथेरियम पर शार्डिंग का। अब 2 लाइन में शार्डिंग समझते हैं। इथेरियम में शार्डिंग क्या है? तो भाई शार्डिंग जो है वो डेटाबेस आर्किटेक्चर तकनीक है। इथेरियम की स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए डेटा को छोटे और मैनेज कर सके वैसे टुकड़ों में विभाजित करना, जिन्हें शार्ड्स कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक शार्ड्स यानी ब्लॉकचेन डेटा का छोटा पार्ट एक स्वतंत्र डेटाबेस के स्वरूप में काम करता है ताकि वो अपने ट्रांजैक्शन और क्वेरीज को आसानी से हैंडल कर सकें। इथेरियम में 2017 से नया रोड मैप आया, उसमें लॉन्ग टर्म में शार्डिंग को अप्लाई करने की बात करी गई, परंतु आज तक वैसा नहीं हो पाया।
यूं कहो ट्रांजैक्शन में एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट देखा नहीं गया। जिस प्रकार सोलाना ब्लॉकचेन में फास्ट ट्रांजैक्शन होता है, इथेरियम में नहीं होता। अब कुछ रईस लोगों का पैसा भी इथेरियम में है। इथेरियम में मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, इसलिए उसको सुधारने की छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। गरीब लोग इस इथेरियम के स्लो ट्रांजैक्शन और भारी भरकम गैस फीस क्यों सहन करें भला। इसलिए कुछ लोगों को इथेरियम की ज़रूरत नहीं लगती। उनको लगता है इथेरियम ना हो तो क्रिप्टो जगत में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इथेरियम को जागना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। जिस प्रकार बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू यानी जमा किया हुआ पैसा बन चुका है, उस प्रकार इथेरियम स्टोर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना हुआ है। इथेरियम अपनी सिक्योरिटी मजबूत करता है तो उसको ट्रांजैक्शंस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सिर्फ एक सिक्योरिटी की नींव के स्वरूप में काम में आएगा। अब देखते हैं इथेरियम फाउंडेशन के धुरंधर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस बात को लेकर अब क्या आगे बनाते हैं, इथेरियम को कौन सा स्वरूप देते हैं। मित्रों, सभी क्रिप्टो को लेकर सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी स्टडी और रिसर्च होती है। कोई बिटकॉइन देवता को मानता है और उसकी कम्युनिटी में जुड़ता है, कोई इथेरियम देवता को मानता है और उसकी कम्युनिटी में जुड़ता है, कोई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई की पूजा करता है और पाई की कम्युनिटी में जुड़ता है। अंततः समय ही दिखाएगा कि पब्लिक क्या एक्सेप्ट करती है या फिर किसको क्या आसान लगता है। आज जिस प्रकार लोग अपने अपने फेवरेट सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहते हैं, उसी प्रकार भविष्य में अपनी कम्युनिटी में ऑन चेन रहेंगे। ऑन चेन का मतलब अपनी ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम में एक्टिविटी करेंगे, ट्रांजैक्शंस करेंगे। दुनिया की सभी ब्लॉकचेन को मिलाकर एक बड़ा मल्टी चेन इकोसिस्टम बनेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। पाई नेटवर्क भी उसका एक हिस्सा जरूर होगा। तो बताइए मिलॉर्ड, बताइए क्या यूं ही क्रिप्टो एक्सचेंज पर सिर्फ ट्रेडिंग ही चलती रहेगी या फिर पाई जैसे केवाईसी वाले क्रिप्टो भी जीवन में आएंगे? बताइए मिलॉर्ड, बताइए क्या आपको पाई नहीं चाहिए?